फिल्म की शुरुआत एक आवाज के साथ हुई, जहां एक कथावाचक ने बताया कि कैसे स्पार्टन लड़के मजबूत स्पार्टन मर्द बनते थे। जब स्पार्टा में एक बच्चा पैदा होता था तो एक निरीक्षक उसे सावधानीपूर्वक किसी भी समस्या के लिए जांचता था। अगर बच्चा कमजोर या बीमार लगता तो उन्हें दुख के साथ एक चट्टान से फेंक दिया जाता था। स्पार्टन लड़के बहुत छोटी उम्र से लड़ना और प्रशिक्षण लेना शुरू कर देते थे। 7 साल की उम्र में उन्हें अपनी माओं से अलग कर दिया जाता था ताकि वे और भी ज्यादा प्रशिक्षण ले सकें। उन्हें विशेष समारोहों से गुजरना पड़ता था इससे पहले कि वे वापस घर आ सकें। स्पार्टा में जीवन सामान्य रूप से चल रहा था जब फारस से एक संदेशवाहक शहर में आया। वह राजा लियोनिडास से बात करना चाहता था और उसने उन अन्य नेताओं की खोपड़ियां पकड़ी हुई थीं जिन्होंने फारस से सहमति नहीं जताई थी। संदेशवाहक अपने गार्ड्स के साथ राजा से मिलने ले जाया गया। उसने बताया कि वह जक्सिस का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जो फारस का शक्तिशाली नेता था जिसने कई शहरों को जीता था, जिसमें एथेंस भी शामिल था। जक्सिस चाहता था कि स्पार्टा उससे आत्मसमर्पण कर दे। जब रानी गोर्गो ने अपनी बात रखी तो संदेशवाहक गुस्सा हो गया और उसने सवाल किया कि एक औरत कैसे पुरुषों के बीच बोल सकती है, लेकिन उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि स्पार्टन महिलाएं ही थीं जिन्होंने मजबूत पुरुषों को जन्म दिया। संदेशवाहक ने राजा लियोनिडास को सलाह दी कि जक्सिस की मांग का जवाब देने से पहले सावधानी से सोचें, लेकिन राजा ने आक्रामक रूप से उसका सामना किया और अपना भाला संदेशवाहक के चेहरे की ओर तान दिया। इससे फारसी संदेशवाहक को पीछे हटना पड़ा और वह पहले देखी गई गहरी खाई की ओर बढ़ गया। संदेशवाहक ने विरोध किया, यह कहते हुए कि एक संदेशवाहक को मारना नियमों के खिलाफ है और इसे धर्मद्रोह कहा। इसके जवाब में लियोनिडास ने बहादुरी से घोषणा की, यह स्पार्टा है, और संदेशवाहक और उसके गार्ड्स को खाई में धक्का दे दिया। स्पार्टा में एक नियम था कि भले ही राजा युद्ध की इच्छा रखता हो, उसे पहले देवताओं के पुजारियों ओरेकल और इफोर्स से सलाह लेनी होती थी। इफोर्स को अधिक प्राणियों की तरह और कम मनुष्यों की तरह बताया गया था। ओरेकल, जो स्पार्टा की सबसे सुंदर युवा लड़की थी, एक अद्वितीय स्थान रखती थी। हालांकि उसकी सुंदरता उसका बोझ भी थी। उसे बदसूरत इफोर्स के साथ पहाड़ों में रहना पड़ता था, अक्सर नशे में या शांत किया गया होता था ताकि वह सच्चाई या भविष्यवाणियां बता सके। लियोनिडास पहाड़ों पर चढ़ा और इफोर्स को सोना चढ़ाने के बाद और जक्सिस की सेना को उत्तर में फंसाने की अपनी रणनीति बताने के बाद उसने ओरेकल की सलाह मांगी। सफेद कपड़े पहने और पानी में डूबी हुई प्रतीत होने वाली दिव्य महिला ओरेकल ने स्पार्टा के पतन की भविष्यवाणी की। हालांकि इफोर्स ने आगामी उत्सव का हवाला देते हुए युद्ध में जाने की सलाह नहीं दी। इससे राजा निराश हो गया, जिसे आसन खतरे के सामने निष्क्रिय रहना कठिन लगा। अगले दृश्य में थेरोन नामक एक परिषद सदस्य को इफोर्स को सोना देते हुए दिखाया गया, जो उसने फारसियों से प्राप्त किया था। बदले में राजा को युद्ध में न जाने की सलाह देने के लिए पहले के दृश्यों ने संकेत दिया था कि राजा और रानी दोनों ही थेरोन पर अविश्वास करते थे, और उनके संदेह सही साबित हुए क्योंकि उसने अंततः स्पार्टा से विश्वासघात किया। अगली सुबह लियोनिडास और उसके कप्तान ने अपनी छोटी सेना के 300 योद्धाओं का निरीक्षण किया। लियोनिडास ने देखा कि उनमें से एक आदमी कप्तान का बेटा था। उसने टिप्पणी की कि बेटा बहुत युवा और अनुभवहीन लगता है, जिसने अभी तक एक महिला का साथ नहीं देखा है। हालांकि कप्तान ने जोर दिया कि उसका बेटा लड़ने में सक्षम था। बेटा गर्व से मजबूत योद्धाओं के बीच खड़ा दिख रहा था। थेरोन और अन्य परिषद सदस्य राजा के पास पहुंचे और उसके कार्यों पर सवाल उठाया। थेरोन ने ओरेकल की भविष्यवाणी का हवाला दिया और राजा को नियमों और कानूनों की याद दिलाई। राजा ने आराम से जवाब दिया कि वह सिर्फ टहलने जा रहा था और ये 300 आदमी उसके निजी गार्ड थे। थेरोन ने ताना मारते हुए पूछा कि राजा कहाँ टहलने की योजना बना रहा है, जिस पर राजा ने जवाब दिया, उत्तर की ओर। थेरोन ने जोड़ा, हॉट गेट्स या हेल गेट्स। फारसी समुद्र से आगे बढ़ रहे थे। समुद्र तट पर विशाल चट्टानों द्वारा घेरे हुए एक संकीर्ण मार्ग था। यह शत्रु के आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। यही राजा और उनके 300 स्पार्टन अपनी स्थिति बनाए रखेंगे। उनके रवाना होने से पहले रानी ने लियोनिडास को अपना हार दिया और उसे कहा कि वह या तो अपनी ढाल के साथ वापस लौटे या उसी पर लौटे। उनकी मार्च के दौरान उन्होंने एक और समूह से मुलाकात की, आर्काडियंस से। उनके नेता ने बताया कि उन्होंने स्पार्टा के इरादे के बारे में सुना है कि वह जक्सिस से सामना करने की तैयारी में है और उनके साथ शक्ति मिलाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें चौंका लगा कि राजा ने इतने कम संख्या में आदमियों को साथ ला रहे हैं। यहाँ आप स्पार्टन्स की घमंडी और उफानी देख सकते थे। लियोनिडास ने आर्काडियन से एक सैनिक से पूछा कि उसका पेशा क्या है। उसका उत्तर मूर्तिकार, दूसरा एक लोहार था। आर्काडियंस को प्रभावित किया गया और सब मिलकर समुद्र की ओर चले। इसी बीच रानी ने परिषद सदस्यों से बात करने का प्रयास किया और उनसे अनुरोध किया कि उनके द्वारा राजा की मदद के लिए एक सेना भेजी जाए। एक परिषद सदस्य ने मिलने का आयोजन करने की कोशिश की, उसे सूचित करते हुए कि यह 2 दिनों में होगा। चिंतित होकर रानी ने जोर दिया कि राजा के पास इतना समय नहीं हो सकता। जैसे ही वे समुद्र तट तक पहुंचे, आर्काडियंस ने विशाल संख्या में फारसी नावों को देखकर अपनी स्वीकृति पर शक करने लगे। उस रात ग्रीक देवताओं द्वारा भेजा गया एक तीव्र तूफान कुछ फारसी नावों को पलट दिया और नष्ट कर दिया, जिससे आर्काडियंस के मनोबल में तत्काल उत्थान हुआ। जैसे ही वे अपनी रक्षा मजबूत कर रहे थे, एक विशेषज्ञ जक्सिस की सेना से एक प्रतिनिधि ने उनके पास आकर फिर से मांग की कि स्पार्टा समर्पित हो जाए।
जक्सिस ने उनकी अद्वितीयता और शक्ति की सराहना की, शहर की महिलाओं और बच्चों के लिए समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हुए। अगर वे समर्पित हो जाएं और उन्हें अपने नेता माने। संदेशवाहक ने स्पार्टन्स की पत्थरी दीवार का मजाक उड़ाया जब उसने देखा कि उसमें छिपे हुए लाशें थीं, समझते हुए कि वे देखभाली से रखे गए फारसी थे। नाराज होकर एक स्पार्टन योद्धा ने संदेशवाहक की बाह काट दी और उससे कहा कि उसे जक्सिस को संदेश देने को कहे कि युद्ध अब शुरू हो गया है। इसी बीच कुछ स्पार्टन्स ने किसी को अपने पीछे आने की धुंधली दिखाई दी, जिसे एफएलटीज कहा गया। एक कुबड़गार जो लड़ाई में सहायता करने का प्रस्ताव दे रहा था। एफएलटीज ने राजा को चेताया कि फारसियों का और एक खुला हो सकता है जिसका उपयोग किया जा सकता है अगर वह अपनी भाला कुशलता से भी मारतंड कर रहे थे। एफएलटीज अपनी भारी ढाल नहीं उठा सकते थे। राजा ने स्पार्टन्स को एक एकत्रित इकाई के रूप में लड़ने की बात की, जो उनके खुद के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथियों की रक्षा के लिए अपने ढाल का उपयोग करते थे। इसलिए एफएलटीज उनके साथ नहीं लड़ सकते थे। इस अस्वीकृति ने एफएलटीज को गहरा दुख पहुंचाया। पहले युद्ध में स्पार्टन्स ने अपनी अद्वितीय ताकत दिखाई। संकीर्ण मार्ग में स्थित होकर उन्होंने धीरज से इंतजार किया कि फारसी सेना का पहला बल हमला करेगा। उन्होंने अत्यधिक कुशलता से इस समूह को बिना किसी योद्धा को खोए मार डाला। हालांकि एक छोटी विश्राम के दौरान फारसी सेना के बाकी हिस्से ने इतनी गंभीरता से तीर छोड़े कि सूरज को छुपा दिया। एकजुट होकर स्पार्टन्स ने अपनी ढालों का उपयोग करके तीरों को भगाया और फारसियों को कायर माना। जब दोनों पक्ष अपने शरीरों को सुधारने और मैदान को साफ करने के लिए ठहरे, तब क्षणिक रूप से खाली करते हुए जक्सिस उभरे और लियोनिडास से मिलने निकले। जक्सिस को 7 फीट ऊंचा, गंजा और भूषित राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। रोड्रिगो सेंटोरो द्वारा अज्ञात। अगले युद्ध में स्पार्टन्स ने इमोर्टल्स से सामना किया, भयानक योद्धाओं से जिनकी काले आंखें थीं, दांत दाढ़ी जैसी फंक्स और विशिष्ट काले और सोने के मुखवाले थे। ये दुश्मन अपनी हथियार के रूप में एक विशालकाय बंधी हुई पशु को छोड़ दिया। महान चुनौती के बावजूद स्पार्टन्स विजयी निकले। हालांकि उन्होंने हानियां झेली। दूर से देखते हुए जक्सिस, जो भगवान जैसी आवाज में चित्रित किया गया था, मानव डर का अनुभव कर रहे थे। आगामी युद्धों में फारसियों ने गेंडों, जादुई शक्तियों, दूरस्थ देशों से हाथी और अन्य विशालकाय सहायकों का प्रयोग किया। उनकी सेना की संघर्षों को देखकर जक्सिस ने अपने सैनिकों को उनकी असफलता के लिए दंडित करने के लिए अपने जनरलों को कटाई का सजा दी। दुखद तौर पर इन युद्धों में से एक में कप्तान का बेटा अपनी जान खो बैठा, जिससे स्पार्टन्स के बीच दुख बढ़ गया। जैसे ही दोनों पक्ष फिर से पीछे हटे, राजा लियोनिडास ने अपने घायल सैनिक में से एक को बुलाया, दिलियोस, जिसने युद्ध में अपनी आंख खो दी थी। दिलियोस ने राजा को आश्वासन दिया कि यह केवल एक आंख है। लियोनिडास ने फिर दिलियोस को घर लौटने और स्पार्टा की कहानी को बयां करने का आदेश दिया। अपने और उसके 300 योद्धाओं की कहानी को सभी यूनानी लोगों के साथ साझा करने के लिए लियोनिडास अपनी आगामी मौत को जानते हुए अपनी पत्नी से फिर मिलने की अशक्ति व्यक्त करते हुए स्पार्टा की सेवा में शांति पा रहे थे। उन्होंने दिलियोस को अपनी पत्नी द्वारा दी गई माला वापस लौटाने का भरोसा दिया। एफएलटीज कुबड़गार जक्सिस के पास गया था। मोहित होकर एफएलटीज ने स्वीकृति दी और दूसरी खुलाई का खुलासा किया, जहां फारसी सेना आसानी से स्पार्टन्स को बहाल कर सकती थी। जबकि अर्काडियाई लोग चले गए, शेष राजा और उनके बचे हुए सैनिक कैंप में छोड़ दिए गए, जिन्हें विशाल फारसी सेना ने घेर लिया था। फिर से जक्सिस उभरे ताकि नजर रख सके और एक अनुयायी ने लियोनिडास को नीचे झुकने की मांग की। अचानक लियोनिडास ने इसे मान लिया। जक्सिस के सामने घुटने टेकने का अभिप्राय दिखाई देता था। हालांकि यह एक छल था, क्योंकि उनके सहकर्मी विचारों को तोड़ दिया और एक अचानक हमला किया। उस अव्यवस्था में एक स्पार्टन ने लियोनिडास के पीठ पर कूदा, तीर की घुसाई से उस अनुयायी को मार डाला। नई लड़ाई के बीच राजा ने अपनी किंग नामीटी को उठाया और उसे फेंक दिया, जिससे जक्सिस की गाल पर कट गया, लेकिन उसे मार नहीं दिया। जक्सिस हक्के बक्के में अपने खूनी चेहरे को पकड़ लिया। एक एक करके स्पार्टन्स गिरे, राजा खुद भी शामिल थे। जैसे ही वह मरते हुए लेटे, एक सहकर्मी ने व्यक्त किया कि उसके साथ मरना एक समान था, जिस पर राजा ने जवाब दिया कि उनके साथ जीना एक समान था। सूर्य की दिशा में मुख करते हुए उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, मेरा प्यार। इससे पहले कि फारसी सेना ने उनकी मौत को तीरों के बारिश से सुनिश्चित कर दिया, दिलियोस ने घर लौटकर रानी को माला पेश की। उनकी जीत की कहानी को दूर दूर तक फैलाते हुए फिल्म 1 साल बाद की एक सीन के साथ समाप्त हुई, जहां लगता था कि दिलियोस ने स्पार्टन सेना का नेतृत्व संभाल लिया था। वे फिर से तैयार हो रहे थे, इस बार हजारों स्पार्टन्स के एक विशाल सेना के साथ फारसियों से मुकाबला करने के लिए, एक दृढ़ आदेश के साथ। वे युद्ध में धाव बोले। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।